हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉइस सर। क्लियर है? हेलो। यस सर। ओके ओके। आज शायद सबको टाइम ध्यान नहीं था क्या? मैंने कल वो डाला था ना 8 बजे का, क्या कहते हैं आपको शेड्यूल। बहुत सारे बच्चों को शायद लेट का ही ध्यान है, इसलिए शायद अभी तक आए बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको कहा। इसमें जैसे इस बार हुआ भी था कि किसी किसी अटेम्प्ट में दो दो क्वेश्चन आ गए थे इस चैप्टर से। ठीक है। तो अगर कोई चैप्टर अगर अपन को दो क्वेश्चन दे रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। और दूसरी चीज कि हमें इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिलेक्टेड चीजें करनी है। सिलेक्टेड चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीटेड होते जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपके लिए आज वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे लिए हैं, ताकि आपको पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप उतने ही उस पैटर्न के ही क्वेश्चन है, उन्हीं को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका ये दोनों टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। बस इनकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करना और कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हमने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए, तो इसलिए आज मैं आपको टाइम भी दूंगा। आप हर क्वेश्चन को प्रॉपरली टाइमली अटेम्प्ट करना कि हो पा रहा है कि नहीं, फाइनल आंसर तक आने की कोशिश करना। ठीक है। मेंटेन रखना, जैसे ऐसा सोचना कि आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो, उस स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उस एक्यूरेसी और उस स्पीड के साथ। ठीक है। तो सारी वेराइटी कवर करेंगे। 2023 में भी जो जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने सारे ले लिए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से इतने टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो आप सब लोग भी मेरे साथ साइड बाय साइड अटेम्प्ट करते रहना और थोड़ा फास्ट करना, ताकि हम साथ में डिस्कशन कर सकें। ठीक है। करें स्टार्ट? यस सर। करते हैं स्टार्ट। काफी अच्छा चैप्टर है। स्टार्ट करते थे फर्स्ट इस क्वेश्चन से। ये 2019 में आया था। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बोला है लेट पी एंड क्यू बी सच दैट पी नॉट इक्वल टू क्यू। एक कंडीशन हमें ये गिवन है, हो सकता है इसका आगे का यूज होगा, देख। इफ दूसरी कंडीशन पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब एंड दिस, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो आराम से क्वेश्चन को ध्यान से लिखते हैं। अब देखो अजीब सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारते देखते हैं क्या हो रहा है। पी क्यूब और क्यू, इसकी वैल्यू हमें इक्वल गिवन है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी, ये दोनों भी इक्वल गिवन है। और हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। और एक कंडीशन और गिवन है, पी नॉट इक्वल टू क्यू। ये चार कंडीशन गिवन है पूरे क्वेश्चन में बस। और 3x3 मैट्रिक्स है, इतना बताया गया हमें कि 3x3 मैट्रिक्स है। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। अच्छा ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, किस बेसिकली कैसे भी करके ये टर्म क्रिएट करना पड़ेगा। कि अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का टर्म क्रिएट हो जाए तो फिर अब मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। तो यहाँ पे जैसे ये दो इक्वेशन, ये गिवन कंडीशन है, मेरी दो गिवन कंडीशन है। इन दोनों गिवन कंडीशन को क्या करें ताकि मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्रिएट हो जाए। डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड, मैट्रिक्स को डिवाइड कैसे करोगे? वेरिएबल थोड़ी है। मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नॉर्मल वो इक्वेशन थोड़ी वेरिएबल वाली, मैट्रिक्स है पी और क्यू। और बताओ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किया है, तो या तो एक बार या तो इनको ऐड कर सकते हैं, या तो इनको क्योंकि प्लस लाना है, या तो ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर मान लो ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे इधर भी प्लस बनेगा, इधर भी प्लस बनेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो अगर मान लो मैं सब्सट्रैक्ट करूं इनको, दोनों आप करके देख लेना। ऐड भी करके देख लेना, सब्सट्रैक्ट भी करके देख लेते। तो अगर मान लो आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू, अब ट्राई करो सब लोग, सिंप्लीफाई करो और देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये दो गिवन कंडीशन के साथ। अब सबको एक तरफ वगैरह ले जाओ, फैक्टराइज वगैरह करो, ट्राई करो इसको आगे, और बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। सर जीरो आ रहा है सर। जीरो आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। जीरो नहीं है शायद, कुछ वापस चेक करो कैलकुलेशन। ओके सर।
जीरो तो आ ही नहीं सकता। जीरो नहीं आएगा। वापस चेक करो। मैं तब तक 1 मिनट चैट बॉक्स भी आपकी अलग से ओपन करके देखता हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, चलो करते हैं। अब बताओ यहाँ पे कैसे करें सॉल्व। सर पी क्यूब इक्वल क्यू क्यूब दे रखा है तो कट ही जाएगा ना अपने आप ही। नहीं वो तो ठीक है, वो तो इक्वल हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है ना। किया सॉल्व आप लोगों ने। मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्रिएट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो, चाहो तो आप इसको या तो एक तरफ भेज दो सबको, और इसको इधर भेज दो, या ये माइनस को उधर। अब जैसे मुझे प्लस क्रिएट करना है ना, तो या फिर मुझे प्लस वाला साथ में रख रहा हूँ, अगर मान लो तो इससे कुछ होगा क्या, देख लेते हैं। सर यहीं पे डायरेक्टली कॉमन आ रहा है ना, पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो। हाँ लेकिन मुझे क्रिएट ये करना है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। खैर वहां सर से भी वो ले हो सकते हैं, यहाँ से जाएगा। भी ले सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। यहाँ से भी अगर आप पी कॉमन लोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से भी अगर आप क्यू कॉमन लोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, चाहो तो इनको उधर भेज दो, तो पी टाइम्स, एक सेकेंड, पी टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन, और दूसरा फैक्टर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। अच्छा हाँ, जीरो ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दो फैक्टर इक्वल टू जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब क्वेश्चन में हमको बोला है पी नॉट इक्वल टू क्यू, तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं, राइट। No, sir. ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा, तो हेंस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा? जीरो। ठीक है, तो सही आंसर था जीरो आपका। ठीक है, क्या है, समझ में आया? सर ये लास्ट वाले में फिर हम इसको वो उसकी तरह यूज करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक में यूज करते हैं। क्या क्वाड्रेटिक? वही तो करा है। ये दो फैक्टर जीरो के बराबर है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा। ओके सर। दो फैक्टराइज ही किया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इक्वेशन किस टाइप की, पहले ये बताओ। लाइन की इक्वेशन है तो। कौन सी टाइप की इक्वेशन है? होमोजेनियस इक्वेशन है। यस सर। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे जीरो है, तो इक्वेशन कौन सी है? होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशंस याद है आपको? देखो चलो फटाफट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। सर चलो डिटरमिनेंट तब इक्वल तक जीरो कर देंगे। हाँ वो कर देंगे, एक सेकेंड ना। बाकी लोग जिसको आता हो ट्राई करो, ये वैल्यू निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन इक्वेशन उतार लो फटाफट, फिर मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। हेलो। यस सर। ठीक, हाँ आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड,
तो कैसे करेंगे फिर इसे? हाँ सिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। आना चाहिए वैसे क्वेश्चन। बाकी लोग जिसको आता है वो स्टार्ट कर दो अपना अपना सॉल्व करना। अब ध्यान से सीखना। देखो ऐसे समझो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। सपोज इसको मैं a1x b1y और c1z बोल देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन मैंने ये मान ली, और थर्ड इक्वेशन मान लो ये 3 इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन है होमोजीनियस। होमोजीनियस जहां पे मतलब कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब इसके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे ये पता करना है, इसके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे ये पता करना। तो इसके पहले एक काम करो, इसमें अपन वो वाला ट्रेड कर लेते हैं, D1 D2 और D3। अगर मान लो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मतलब जहां पे कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होता है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट का टर्म आ रहा है, एक्स वाई जेड के अलावा भी टर्म आ रहा है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब नॉर्मल एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन वाली थी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, 2 तरीके थे। एक तो मैट्रिक्स फॉर्मेट Ax इक्वल टू बी मानते थे इसको, ठीक है, और दूसरा क्रैमर्स रूल हम लगाते थे। तो क्या होता है वो दोनों आपको मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ से जो सबसे पहले तो डी पता कर लेते हैं। डी मतलब जो एक्स वाई जेड है उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, हाँ डिटर्मिनेंट, सॉरी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यह होता है आपका डी। फिर एक होता है D1 या फिर डीएक्स बोल दो इसको, चलो। तो डीएक्स आपका होता है एक्स वाले कोफिशिएंट को छोड़ के बच्चे सब सेम रहेंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे, और बस यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 D2 और D3। ठीक है, सिमिलरली dy का भी ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये वाला सब सेम रहता है, सिर्फ y वाले चेंज हो जाते हैं D1 D2 D3 से, और z वाला सेम रहता है C1 C2 C3। सेम ऐसे dz निकाल लेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो जाएगा D1 D2 D3 से। ये तीनों डिटरमिनेंट आपने पता कर लिया, और यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू आ जाती है D1 या फिर dx अपॉन डी, y की वैल्यू आ जाती है dy अपॉन डी, ये जो डिटरमिनेंट आपने निकाले, और z की वैल्यू आ जाती है dz अपॉन डी। ये क्रैमर्स रूल से हम निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन क्या डेवलप करते हैं, जो डिनोमिनेटर में डी आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डी मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। ध्यान सुनना, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट। अगर ये डी नॉन जीरो हुआ, क्या हुआ, नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो हुआ, ये डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो हुआ, तो ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, ऊपर कुछ भी हो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा, अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर डी अगर नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब प्रॉपर एक एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। डी मतलब ये, डी मतलब इसका डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, अब उसमें भी 2 कंडीशन डेवलप करेंगे। अब न्यूमरेटर का देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 है, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो, कोई भी एक न्यूमरेटर dx dy या dz में से कोई भी अगर एक एनी वन अगर नॉन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉन जीरो, तो ऊपर एक नॉन जीरो क्वांटिटी मान लो कुछ 5, और नीचे एक जीरो क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। क्या कंडीशन आएगी, नो सॉल्यूशन। क्या अगर मान लो डी जीरो है, लेकिन कोई भी एक D1 D2 D3 या फिर dx dy dz अगर नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन। और इसी में अगर डी जीरो और ऊपर भी तीनों dx dy और dz ये सब भी क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब एक्स वाई जेड उस समय हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे जनरल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्या जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो तब जब नॉर्मल इक्वेशन हो, अपने मतलब नॉर्मल 3 इक्वेशन हो, मतलब एक्स वाई जेड में कांस्टेंट भी हो, उस केस में सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर ये नॉन जीरो आता है, डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये जीरो आता है, तो फिर हमें dx dy dz की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर dx dy dz ये भी जीरो आ जाए, मतलब ये चारों के चारों अगर जीरो आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और नॉन जीरो अगर आ रहा है कोई भी, तो मतलब नो सॉल्यूशन का केस है। तो ये 3 सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। ये कब, जब नॉर्मल इक्वेशन हो। अब इसी में होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है।
होमोजेनियस इक्वेशन मतलब जहां पे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, d1 d2 d3 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, d1 d2 d3 ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। होमोजेनियस इक्वेशन में जो सिर्फ एक्स वाई जेड की टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट टर्म जीरो आ जाएगा तो मतलब ये d1 d2 d3 ये जीरो, इधर में ये वाला रो जीरो, इधर में ये वाला रो जीरो, मतलब dx dy और dz ये तो सब जीरो ही हो जाएंगे। dx dy और dz क्या हो जाएंगे, जीरो। अब यहां से मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा dx dy dz ये तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ से सिर्फ दो ही कंडीशन बनेगी आपकी, यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस कभी नहीं बनेगा, या तो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट या फिर होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो अब दो ही केस बनेंगे। तो ये वही कि अगर कैपिटल डी आपका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो नॉन जीरो है या तो वो क्या है, जीरो, बस दो ही केस बनेंगे यहाँ पे। अगर नॉन जीरो है, एक सेकेंड, अगर नॉन जीरो है तो आपका सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अटक गया, एक सेकंड रुको। ठीक है, और जीरो अगर आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बाकी लोग इसका आंसर निकालते रहना तब तक, ठीक है, जिसको आता है। तो अगर ये डी इक्वल टू जीरो आ गया है तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा आएगा, एक सेकंड, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा किसी का आंसर आया इसका, एक सेकंड ना, ये फिर से कुछ, जी डी जीरो आ जाए, डी भी जीरो आ जाए तो ये ट्रिवियल हो जाएगा, हाँ यूनिक। फिर डी नॉट इक्वल टू जीरो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, डी इक्वल टू जीरो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक सेकंड, पेन टेप तो में सर थोड़ा हम सा इसका एक्स प्रॉब्लम वाई है, जेड की वैल्यू निकालेंगे ऐसी इक्वेशन में। एक मिनट रुक जाओ। बाकी लोग तो इस इक्वेशन को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो, इसका डी कितना आ रहा है। इसका डी नॉन ट्रिवियल बोला तो डी इक्वल टू जीरो करो, ए की वैल्यू पता करो डी कितना आ रहा है। इसको मैं तब तक सॉर्ट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ गई है। इसका डी इक्वल टू जीरो करके के की वैल्यू पता करो। नाइन बाई टू आ रहा है क्या, ये 9/2 आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो वो वैल्यू निकालो जो क्वेश्चन में पूछी गई है, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स। सर नॉन ट्रिवियल में तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों जीरो होते हैं ना। हाँ नहीं, नॉन ट्रिवियल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो होमोजीनियस में हमेशा ही जीरो होंगे, वो तो अपन को देखना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डी को जीरो इक्वेट करना है। और सर आपके उसके पास बाद एक्स वाई जेड में के टर्म्स में या फिर किसी कांस्टेंट के टर्म्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। एक मिनट में कर रहा हूँ। सर के की वैल्यू क्या आएगी सर, मेरी तो 17/6 आ रही है। नहीं, 9/2 है, चेक करो वापस। ठीक है, सॉरी, चलो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें अगर ये आपका डी इक्वल टू जीरो आ जाता, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और होमोजेनियस इक्वेशन का जो एक कॉमन सॉल्यूशन होता है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है कब, जब एक्स वाई जेड तीनों की तीनों क्या हो, जीरो हो। ये एक ही यूनिक सॉल्यूशन है जो इन तीनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के अगर क्वेश्चन में कंडीशन आती है तो आपको डी नॉट इक्वल टू जीरो करना है। वहीं पे अगर इसका सेकंड केस डी अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ऐसे केस को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कभी भी वर्ड अगर नॉन ट्रिवियल आता है होमोजेनियस के केस में तो आपको डी को इक्वल टू जीरो करना। देखो इसको याद रखने का तरीका, नॉन वर्ड यूज हो रहा है तो इक्वल टू जीरो, और ट्रिवियल यूज हो रहा है तो नॉट इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल यूज हो रहा है तो नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप डिटर्मिनेंट मतलब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखना है आपको, तो 2 3 -1, यहाँ पे 1 k -2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k कितना आ रहा था आपका, जल्दी बता दो। 9/2। 9/2। 9/2, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आप k को 9/2 रख दोगे, तो अब आपको एक्स वाई जेड ये वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो कैसा आएगा। सर तो मैं के को हटा रहा कहाँ हूँ। पुट करें? क्या कह रहे हो? सर के को ये दूसरी इक्वेशन पुट करें? हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू 9/2 रख दो, तो देखो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये थी। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ पे कौन सी थी अपने पास, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन यहाँ थी। और एक तीसरी इक्वेशन जब k को यहाँ पे रख दोगे तो x प्लस 9/2y माइनस 2z इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से मुझे रेशियो निकालना है x बाय वाई का। क्या निकालना है? रेशियो x बाय वाई का। तो देखो इन दोनों से अगर मैं z को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों को अगर मान लो ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड कर दे, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। और तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू माइनस 2y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अब सिमिलरली अगर आप दो इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर दोगे, जैसे इन दोनों इक्वेशन मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके y को एलिमिनेट कर दिया, या फिर यहाँ पे इसको यूज कर लिया, तो वहां से आपको y बाय जेड की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आप अगर जेड वाई सॉरी जेड बाय एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, अगर x को एलिमिनेट करोगे तो y बाय जेड की मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? यस। ठीक है, अब दो दो इक्वेशन कोई भी दो दो के पेयरिंग में ले लेके इक्वेशन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चाहो तो सर हाफ आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? हाँ हाफ आ रहा है। 1/2 1/2 प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में। बाकी लोगों को क्या आ रहा है, +1/2 कि -1/2? ऐसे कुछ आंसर ऐसे ही कुछ था। सर प्लस में ही आ रहा है। +1/2 आ रहा है, ठीक है। आंसर इसका हाफ। इसके एक्चुअली 4 ऑप्शंस भी थे, ऑप्शन मैंने हटा दिए थे। इसका आंसर शायद 1/2 या -1/2 इसमें से कोई एक है। तो ट्राई करके देख लेना इस पूरे की वैल्यू। ठीक है, दो दो इक्वेशन को सॉल्व करना, रेशियो निकालना, वैल्यू पुटअप कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2 बार आ गया ऐसे क्वेश्चन। मतलब स्टैंडर्ड नहीं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन है। ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको कुछ ना कुछ देंगे और पूछेंगे जो भी अननोन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, सॉरी मतलब वैल्यू ऑफ पी वगैरह पूछ लेंगे, मैग्नीट्यूड वगैरह। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमको गिवन है ये, इसका ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो ए कितना दिया हुआ आपको, ये आपका मैट्रिक्स ए है, सर और ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दोगे। चेक कर लेना मैंने सही लिखा है ना। ठीक है, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपको I3 के बराबर गिवन है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो वहां से आपकी पी की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करके देखो डी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4q² प्लस r²। फर्स्ट सर रो पहले पी क्यू आर कॉमन निकाल सकते हैं। पी क्यू आर, ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में से कॉमन निकालोगे तो पूरे में से कॉमन आना चाहिए, रो में से कॉमन निकाल नहीं सकते अपन। ठीक है, हाँ यस डिटर्मिनेंट होता तो कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स में तो अपन कोई भी कॉमन चीज निकालते तो सब में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। चेक करते रहना, कैलकुलेशन एक बार फटाफट आप लोग भी करते रहो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
ठीक है, ये पहली रो हो गई। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये पी 0 तो ये हो जाएगा 2q²। सब लोग कोशिश करना, ठीक है, एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये किसके बराबर गिवन था, i3 मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लेना, तो कंपेयर करोगे तो ये डायगोनल वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, अब पता करो p कितना आएगा यहाँ से, तो बाकी सारी वैल्यू 0 मतलब देखो ये वाली चीज है, ये सब चीजें क्या होगी 0, तो ट्वाइस ऑफ q² माइनस r² इक्वल टू 0, मतलब r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q², एक इक्वेशन तो ये आ गई। और डायगोनल में क्या है, ये है, इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब p² प्लस q² प्लस r² इक्वल टू 1, और दूसरा 4q² प्लस r² इक्वल टू 1। अब देखो यहां से तो देखो r² की जगह 2q² लिख सकता हूं मैं, तो 4q² प्लस r² की जगह क्या लिख देंगे 2q² इक्वल टू 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 6q² इक्वल टू 1, चेक कर लेना, तो q² इक्वल टू 1/6, तो q इक्वल टू 1/√6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे आ जाता है, अपन को निकालना p² है, तो p² को ऐसे कैसे रहने दिया, q² की जगह q² की वैल्यू रख देंगे 1/6, और r² क्या है ट्वाइस ऑफ q², तो 2/6। चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो p² प्लस 3/6 मतलब 1/2 इक्वल टू 1, p² इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू 1/√। देखो, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बेसिकली आपको सिर्फ कैलकुलेशन करवाई उन्होंने, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, क्या किया, कंपेयर कर दिया, मतलब ये देखो ये डायगोनल के सारी वैल्यू 1 के बराबर होगी, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी 0, तो तीन इक्वेशन थी अपने पास, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ने पी की वैल्यू निकाल ली। क्या है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ, लेकिन आप वो घर पे ट्राई करना, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो एक सेकेंड। एक सेकेंड, लो स्क्रीन दिख रही है सबको, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, यस तो सर। देखो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आया था, बस इसमें आप घर पे इसको ट्राई कर लेना। ए ट्रांसपोज इनटू इक्वल टू 3i3 दिया हुआ है, मतलब डायगोनल के एलिमेंट सारे 3 हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, वापस कंपेयर करके आप पता कर लेना कि सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं।
ठीक है, घर पे ट्राई करना। चलो ओके सर। अब 2023 के हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो अच्छे अच्छे लेवल के थे, जो थोड़े से टफनेस लेवल जिनकी अच्छी थी, वो वाले मैं क्वेश्चन आपको ट्राई करा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ट्राई करो, देखो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, प्रैक्टिस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सब लोग ट्राई करो, मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए इंटू बी टू नॉन जीरो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू बी के क्या है, बराबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इंटू बी इक्वल टू आई, ए स्क्वायर बी इक्वल टू आई, या फिर ये। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, ट्राई करो एक बार और मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। किसी का आंसर आए तो बताना, डिस्कस करना कैसे करोगे। इसके फैक्टर वगैरह कुछ बन रहे, क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। इसको अगर मान लो उधर भी ले गए, आया किसी का आंसर। देखो यहाँ से तो ये आ रहा है, और दूसरा अगर इसको और कैसे कर सकते हैं, अगर बी वगैरह कॉमन लोगे, देखो इन सब क्वेश्चन में मैनिपुलेशन ही सीखना होगा आपको, कैसे भी करके इसको कैसे मैनिपुलेट करें, चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करें, ताकि आपकी इक्वेशन वगैरह कुछ बन जाए। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है कुछ और ट्राई करते हैं। जिसका आंसर आए वो डिस्कस कर सकता है, नहीं तो फिर देखो बोर्ड पे, बाकी ट्राई करते रहो सब लोग, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस करो तो ही सीखोगे। या फिर इसको उधर भेज।
ठीक है, देखो हेलो, क्वेश्चन काफी अच्छा था ये, ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है इसमें, सब लोग समझो अच्छे से इसको। हमको देखो एक ही इक्वेशन गिवन थी कि ए एंड बी आर टू n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले तो इसको मैं इधर ले गया, जैसे इसको मैं इधर लाया तो देखा यहाँ से क्या कॉमन लेगा, तो इधर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको इधर भेजा अपन ने, सबसे पहले इसको क्या करा उधर भेजा, यहाँ से इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, आई माइनस बी। कभी भी अगर ए स्क्वायर कॉमन ले तो क्या यहाँ पे क्या रखते हैं, जैसे इक्वेशंस में अपन क्या रखते हैं, वन रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं आई। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके तो यहाँ बचेगा आई, यहाँ पे बचेगा माइनस बी प्लस बी। अब यहाँ पे एक्चुअली आ रहा था आई माइनस बी, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले मैंने इसको आई माइनस बी इसको यहाँ तक ही दे दिया। अब मैंने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं, तो वापिस मैंने क्या करा इसको इधर भेजा, मतलब जो ए स्क्वायर को उधर भेजा। जैसे पिछली बार मैंने इसको इधर भेजा था, सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या करा, इसको एक बार उधर भेज के देखा। इसको अगर उधर भेजोगे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ इसको उधर भेजा, ए स्क्वायर कॉमन लिया दोनों में से, तो ए स्क्वायर इंटू बी माइनस आई इक्वल टू बी। तो यहाँ से बी माइनस आई को उधर भेजेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ से ए स्क्वायर का टर्म आ गया, तो ए स्क्वायर का टर्म क्या है, बी इंटू बी माइनस आई का इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं b माइनस आई क्रिएट कर रहा था, फिर मैंने भी सोचा कि यहाँ पे वापिस से b माइनस आई क्रिएट करते, तो b माइनस आई क्रिएट करने के लिए माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे b माइनस आई क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना था मुझे, तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या करा, एक प्लस आई दोनों तरफ करा, दोनों तरफ फैक्टराइज करा, तो मेरे पास दो फैक्टर क्या बने, ए स्क्वायर माइनस आई और b माइनस आई इक्वल टू आई। तो बेसिकली देखो यहाँ से बहुत अच्छी इक्वेशन आई है। क्या इक्वेशन आई है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के बराबर है। इस रिलेशन से आप क्या बोल सकते हो, ये कहां पे देखा है आपने, अगर दो मैट्रिक्स का सी दोनों मल्टीप्लिकेशन अगर आई के बराबर हो तो इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, बोलो। Inverse. हाँ, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इनवर्स आ रहा है, तो बी माइनस आई, मतलब बी माइनस आई का इनवर्स कौन होगा, ए स्क्वायर माइनस आई। ये एक दूसरे के क्या इनवर्स है, मतलब इसका इनवर्स कौन होगा, ये। तो देखो यहाँ पे b माइनस आई का इनवर्स आ रहा था, उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस आई। तो देखो ध्यान से, पहले से b था, b माइनस आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा, अपन को लाना क्या था, अपन को ऑप्शन चेक करना, तो ऑप्शन में से कौन सा इसको मैच करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये उधर भेज दो भले ही, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, b इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट इक्वेशन से ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो b इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। तो b इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा दिया था इन्होंने, लेकिन इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अपन को कैसे भी करके इसको घुमा फिरा के सर मैनिपुलेट करना था। थोड़ा सा लेंदी भी था ये, आपको बस सोचना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, और कोई ऑप्शन नहीं। मतलब आपको कैसे भी करके दो तीन ऐसे इक्वेशन, दो तीन ऐसे टर्म्स क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करता गया तो आई माइनस बी आया, अलग तरह से सिंप्लीफाई किया तो बी माइनस आई का इनवर्स आया, तो फिर मैंने उसी को क्रिएट करने की कोशिश करी कि बी माइनस आई का इनवर्स क्या होगा। तो बी माइनस आई का इनवर्स यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर माइनस आई आया, उसको जैसे वैल्यू पुटअप करी, सिंप्लीफाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो घर जाके इसको रीअटेम्प्ट करना, प्रॉपरली हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे एक दो सर क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, सर चलो हाँ बोलो। सर यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, उसके अगला स्टेप कैसे किया ये बता दो, वहाँ पे माइनस बी कैसे हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, सर, इन सबको इसके उधर नीचे भेजा। वाला स्टेप। हाँ, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग ट्राई करो, इसको जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक 5x5 का मैट्रिक्स है, कंडीशन पढ़ लो अच्छे से। बोला है कि इसमें एंट्रीज क्या क्या आ सकती है, 0 और 1, सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रो या कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंट्रीज क्या क्या अलाउड है, सिर्फ 0 और 1। 0 और 1.
हाँ, वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर ऐड करूँ तो आंसर मतलब सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सम 1 तभी पॉसिबल है जब कोई भी एक एलिमेंट 1 हो, बाकी सबको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, है ना। कोई एक 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे 0, तभी जाके सम क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो बेसिक कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर किसी एक रो में 1 आ गया तो अब वापस 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन अगर देखो रो वाइज भी जाए तो यहाँ पे 1 रखने के कितने तरीके, पीएनसी अप्लाई होगी, बेसिक पीएनसी का क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट एक रो में, 1 हाँ फर्स्ट रो में 1 को प्लेस करने का एक तरीका है। तो मान लो किसी भी एक जगह 1 रहा गया, मान लो यहाँ पे 1 रख दिया आपने, तो पहली रो में 1 को प्लेस करने के 5 तरीके। अब सेकंड रो में 1 को रखने के कितने तरीके हैं, सर इसमें भी एक ही है। तरीके। नहीं, तो अब यहाँ पे 1 नहीं आ, यहाँ पे 1 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इस कॉलम में फिर सम बढ़ जाएगा। तो इसको छोड़ के कहाँ पे भी 1 रख सकते हो। सेकंड रो में 1 को रखने के कितने तरीके हैं, 4। कहीं पे भी एक जगह क्या रख दो 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो थर्ड रो में, अब थर्ड रो में जाऊंगा तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इस पूरे कॉलम का भी सम कितना होना चाहिए, 1। अब इसको रखने के तरीके कितने हैं, 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, हेलो, यस सर। ठीक है। चलो अगला करते हैं। अब थोड़ा एडजॉइन पे क्वेश्चन करते हैं। इस ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिस पे आएंगे इसी। मैं आपको आज लास्ट में समराइज कर दूंगा क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ये वैरायटी आपको जनरली मिलेगी इसी एडजॉइन की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मान लो कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, बताओ फॉर्मूला। a डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 Determinant n-1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की n पावर n-1 ऑर्डर हाँ, n1 minus 1 एडजॉइन ऑफ एडजॉइन अगर ए आ गया, फिर n minus 1 का Square whole हो जाएगा। square n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको देखो कभी भी अगर मान लो एक से ज्यादा एडजॉइन है ना, तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना। आपको अगर मान लो ये सारे फॉर्मूले याद नहीं, अगर सिर्फ इतना सा भी याद है तो भी काम चल जाएगा। आप क्या करो, इसको जो अंदर आपको दिया हुआ है जितने भी दिए हों उसको कुछ मैट्रिक्स मान लो एक एक करके। मान लो इस पूरे को आपने बी मान लिया, इस पूरे को आपने क्या मान लिया, बी। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एडजॉइन ऑफ, उस पूरे को आपने क्या मान लिया, बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 12 की पावर 4। यहां तक कोई दिक्कत, बाकी जिसको आता है वो ट्राई करते रहो, लेकिन जो बाकी लोग समझ लो तरीका। एडजॉइन, इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक मैट्रिक्स बी मान लिया और एडजॉइन ऑफ बी इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बेसिक अप्लाई कर देते तो बी क्या हो जाएगा, बी, अच्छा बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, n-1 इक्वल टू 12 की पावर 4। यहां तक समझ में आ गया। ये पावर 2 हो जाएगी, 2 उस पावर से कट जाएगी तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 12 की पावर 2। यहाँ से ये इसको कट जाएगा। अब बी की जगह वैल्यू पुट अप कर दो। बी कौन था, एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब आपको अगर वापस कंफ्यूज हो रहा तो इसको अंदर वाले को कुछ और मान लेना, इसको सी मान लेना, इसको क्या मान लेना, सी, तो वापस से सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो ये अप्लाई कर देना, द डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3-1 का स्क्वायर, 3-1 2 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 उधर जाएगा, पावर 4 उधर जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा, मतलब √12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा √12 आ गया। अब क्वेश्चन में जो निकालना था उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन में वो क्या निकालना था, ये क्या डिटर्मिनेंट अलग अलग हो सकता है प्रोडक्ट में, यस सर। सर यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अलग कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए को अलग अलग कर लिया। प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा बताओ, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, आपको पता ही है ए की पावर n-1, n-1 मतलब 2। यहाँ से सिंपली क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब √12, √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3। सही है। सर तो देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था। हाँ बोलो जल्दी बोलो।
फिर जब हमने बी निकाल लिया उसके बाद हमने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यों लिखा है? क्योंकि उसको बी माना था, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना था ना मुझे, अल्टीमेटली ए के टर्म्स में आंसर निकालना था। मैंने इसको बी माना था, फिर बी की वैल्यू ये निकाली, फिर बी की वैल्यू पुटअप करी ना मैंने, क्योंकि आंसर तो ए के टर्म्स में निकालूंगा ना मैं। इसको अपन ने बी माना तो बी की वैल्यू तो पुटअप करनी पड़ेगी ना, जो भी अपन उसको सी डी कुछ भी मानो, उसकी वैल्यू तो बाद में पुटअप करोगे। यस सर। तो फिर मैं वापस उसकी वैल्यू रख नहीं पाऊंगा, जो रख नहीं पा रहा उसको रखेंगे कैसे बता दो एक बार। नहीं, जिसको बी माना उसी की जगह वो रखा मैंने। बी किसको माना था? एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए को बी माना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए को। हाँ तो बस वही तो रखा है मैंने, बी इक्वल टू एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है, जैसा जो माना उसी को पुटअप कर दिया। कुछ अलग थोड़ी किया है, जो ठीक है बी सर, माना था बस उसी को पुटअप किया है। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को क्या सॉल्व किया आपने? ये वाला फॉर्मूला ठीक डिटर्मिनेंट है। है ना बाहर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ठीक है सर। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं अपने पास तो आपको सॉल्व करके आना एग्जाम में भी। एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन 1, आपको कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, बोला एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये पूछा गया। अब पहले सोच के बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। सर बेस, पहले बेस प्रॉपर्टी हाँ अप्लाई करेंगे लॉग पहले में। बेस चेंज कर लेते हैं ताकि बेस वाली सर प्रॉपर्टी 1 अप्लाई कर को लेते हैं। log x by log x लिख सकते हैं। हाँ वेरी गुड। ये जो log x और बेस y है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log x अपॉन log y। यहाँ पे आ जाएगा आपको अगेन log x अपॉन log z। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर y नीचे x, ऊपर y नीचे z। फटाफट सिंप्लीफाई करो, सब लोग ट्राई कर लो। ठीक है, अब कॉमन वगैरह का अगर मैट्रिक्स में से निकालना तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। फर्स्ट रो में से डिनोमिनेटर में से log x कॉमन ले लो, सेकंड में से log y और थर्ड में से log z। अच्छा मैट्रिक्स है, सॉरी ये ए मैट्रिक्स है ना। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में होता है ना ये चीज तो आप क्या कर सकते हो इसमें, सर डिटरमिनेंट 1 को लिख सकते हैं log x बाय x और log y बाय y सेकंड रो में, और थर्ड रो में log z बाय log z। हाँ फिर देन उसके बाद log x log y log z निकाल लेंगे एक एक रो से। नहीं मैट्रिक्स है ये, डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर कॉमन आएगा तो पूरे में से कॉमन है। कॉमन तो अगर इसे निकालना होता तो मैं 1/log x कॉमन निकाल लेता, तो यहाँ log x बन जाता, बात एक ही रहती। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको पूछा क्या है, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं, ये कितना आएगा। तो देखो आपको कंफ्यूजन होना, अगेन मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, इस ए स्क्वायर को आप कुछ मान लो बी, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या करा आपने, ए स्क्वायर को बी मान लिया फिलहाल के लिए। आपको क्या निकालना है, एडजॉइन ऑफ बी। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से। सर डिटर्मिनेंट b to बी the power n minus 1 का स्क्वायर। n-1 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सही है, बोलो हेलो, ये सही है। यस सर। ठीक यस है, सर। अब यहाँ पे b की जगह a स्क्वायर रख देना, b की जगह क्या रख देना, a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट निकालना, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट रख देते हैं। मैट्रिक्स की जगह क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। इसके अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आप कॉमन ले लो, यहाँ से log x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से log y, यहाँ से log z। तो बेस में से अगर log x log y log z कॉमन ले लेंगे डिटर्मिनेंट में, तो बाहर बन के क्या आएगा, log x log y log z। और जो कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 1/log x कॉमन लिया, तो log x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक log x आ जाएगा। यहाँ से log x निकल गया, यहाँ से log y निकल गया, तो 2 log y। यहाँ से log z कॉमन ले लिया,
ये आपके पास बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। आप इसका इसका डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय सर एक बार वाला log लास्ट x स्टेप बता दो दोबारा। log y log z इनटू, ध्यान से देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर से log x कॉमन लिया, log y कॉमन लिया, log z कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, log x log y log z ऊपर log x 2 log y हम्म, log x 2 log y log z और यहाँ log पे x log y 3 log z। यस सर। ठीक है, अब देखो आप रो में से भी कॉमन निकाल सकते, कॉलम में से भी, यहाँ से भी log x कॉमन, log y कॉमन, log z कॉमन, तो बाहर वाले से कट जाएगा। इस फर्स्ट वाले कॉलम से log x कॉमन निकाल लोगे, सेकंड कॉलम से log y कॉमन, थर्ड से log z कॉमन, तो बाहर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 1 1 1 2 1 1 1 3। ठीक है, बाहर वाले से सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब चाहो तो इसको सर 2 सिंप्लीफाई आ करना रहा हो है तो, इसका, हेलो क्या हुआ, 2 आ रहा है सर इसका। 2 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2। क्लियर है, तो आपको पूछा क्या था, 2 की पावर 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर 2। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। सबसे पहले तो लॉग की इक्विटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, बेस चेंजिंग वाली, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले रो में से log x कॉमन निकाल लिया, सेकंड रो में से log y कॉमन निकाला, थर्ड रो में से log z कॉमन निकाला, और फिर कॉलम में से भी कॉमन निकाल लिया, तो बाहर कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 2 आ गई। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या डाउट है क्या कुछ। सर वो कॉमन कैसे निकाला एक बार बता दो, लास्ट वाला स्टेप बिल्कुल। ये वाला स्टेप कि अगला स्टेप, सर अगला स्टेप। यहाँ से सर log x इसमें कॉमन निकाला ना, तो log x कॉमन निकालोगे तो 1 1 1 बचेगा, log y log z। तो सर ये तो 3 केस बन जाएंगे ना फिर, क्या हुआ, 3 केस बन जाएंगे ना फिर तो यहाँ पे। कौन से 3 केस, सर एक बार log x कॉमन निकाल रहे हो, फिर बाकी एज इट इज, फिर एक बार log y निकाल रहे हो। अरे मैं वो वाला नहीं है, ये मैट्रिक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में से आप एक यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से रो वाइज और कॉलम वाइज तो निकालते हैं डिटरमिनेंट में, 1 1 1 1 1 1 और तीनों कॉमन निकाल सकते हो डिटरमिनेंट में। 3 केस थोड़ी ओके बनेंगे। सर। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो सब लोग। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, देख के से छोड़ के मत आना, बस क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो। ए पता है, बी पता है, और एम जो डिफाइंड है, एम को ऐसे डिफाइन किया, ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, ये एम को डिफाइन करने का तरीका है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। वो पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ये जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है, ए इंटू एम की पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज, इसको मान लो बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, बी, और बी इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बी तो ऊपर दे रखा है, ये बी तो बी हमें दिया हुआ गिवन है, बी ठीक है, तो इसको कुछ और मान लो, ई मान लो। सी ले लेते हैं। अनम्यूट करो, किसका माइक ऑन है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन भले ही दिखने में अजीब है, ट्राई लेकिन ट्राई कर लेते हैं। अगर देखो लेंदी जाएगा तो छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। एम आपको दिया हुआ है, एम इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, इस तरह से, और जिसका इनवर्स निकालना वो ये है। और उसमें एम की पावर कितनी आ रही है, 2023, एम की पावर कितनी आ रही है 2023, और आगे दिया है ए, उसके पीछे दिया है ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पता करना पड़ेगा, फिर इसका इनवर्स के बारे में सोचेंगे। तो एम आपको दिया हुआ है और एम की हायर पावर निकालनी है, एम की हायर पावर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एम की पावर टू क्या करें, एम की हायर पावर पता करनी, तो एक एक करके पावर के बारे में चेक करना पड़ेगा क्या इसकी पावर आ रही है। ठीक है, तो एम स्क्वायर अगर निकालते हैं तो देखो क्या आता है, एम स्क्वायर मतलब एम इंटू एम, एम को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो अब अगर ध्यान से देखो, इनको कंबाइन करेंगे, ए ट्रांसपोज बी ए, ए ट्रांसपोज बी ए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज तो क्या होता है, आई हो जाता है, तो ये दोनों तो आई हो जाएंगे, तो आई क्या बचेगा, ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर इंटू ए, ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर इंटू ए, तो ये देखो एम स्क्वायर आ रहा है। अब एम क्यूब निकालने की ट्राई करते हैं। ऑर्थोगोनल में ही होती है ना सिर्फ। हर जगह होता है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई आता है, ठीक है। सर ऑर्थोगोनल जरूरी नहीं, हर जगह एप्लीकेबल। सर ये इनवर्स के साथ होता है ना? इनवर्स के साथ करते तब आता है, Yes, और ये sir. सिर्फ ऑर्थोगोनल होता है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो क्या, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाल लो। सर जो मैट्रिक्स ए है ये इसके एडजॉइंट के इक्वल है, तो ये इससे नहीं हो सकता थोड़ा? हाँ ये देखो, ए इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए बी और ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसका इनवर्स भी है। डायरेक्ट देखोगे, इनवर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता था, याद है? यस सर, 2x2 में उल्टा हाँ, कर देते थे टू क्रॉस टू में उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, अगर देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर ही है, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली देखो, अगर आप इसको देखो इनवर्स निकालोगे तो इनको उल्टा करोगे और साइन चेंज करोगे तो ये खुद ही आएगा। अब एम क्यूब निकाल लेना, एम क्यूब कैसे निकालोगे, एम स्क्वायर इंटू एम, एम स्क्वायर इंटू एम करोगे तो एम स्क्वायर वापिस वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू एम, एम मतलब ए ट्रांसपोज बी इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे ये वापिस आई बन जाएगा, ये बन जाएगा बी क्यूब इंटू ए। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, एम आ रहा था यहाँ बी की पावर 1 आ रही है, एम स्क्वायर में बी की पावर 2 आ रही है, एम क्यूब में बी की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसी पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना था। यहाँ पे एम की पावर अगर 2023 करोगे, एम की पावर क्या करोगे 2023, तो एम की पावर 2023 करोगे तो कितना आ जाएगा बता दो। बी की पावर 2023 ट्रांसपोज बी की पावर 2023। हाँ ये आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी की पावर दिस इंटू ए, ये आपका एम की पावर ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, जो अपन को निकालना था, अपन को क्या निकालना था, ए इंटू एम की पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज, तो जो अपन को निकालना था उसको पी माना था, जो ए इंटू बी की पावर 2023 इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आप पुटअप कर दोगे, बी सॉरी एम की पावर 2023 पुटअप कर देना, तो ए ट्रांसपोज बी की पावर 2023 इंटू ए, एम की जगह पुटअप कर रहे हैं, पर यहाँ पे एम था ये एम है, तो एम की जगह अपन ने पुटअप कर दिया, जो अपन ने निकाला था एम की जगह क्या पुटअप कर दिया, ए ट्रांसपोज बी की पावर 2023 इंटू ए। तो देखो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ए इंटू ए आई। ट्रांसपोज, आई वापिस आई हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑलरेडी अपन निकाल चुके, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी की पावर 2023, ठीक है। अब यही पता करना कि बी की पावर 2023 क्या होगा, ये आपका पी मैट्रिक्स, उसका फिर इनवर्स निकाल लेंगे। 2023 आ जाएगा। हाँ वो ये, अब बी अपन को दिया हुआ, बी का वही पैटर्न देखेंगे अगेन। अब बी की हायर पावर पूछिए, तो कभी भी मैट्रिक्स में से हायर पावर पूछे तो आपको क्या करना, एक एक करके निकाल के पैटर्न देख लेना, 1 माइनस आयोटा 0 1, बी स्क्वायर निकाल लेना, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, निकालना था आपने क्या, सर 1 माइनस 2 आयोटा 0 1। वेरी गुड। तो ये आ रहा था बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर जब बी क्यूब निकालोगे, मतलब बी स्क्वायर में वापस बी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या -3 आयोटा आ रहा है, यस सर। ठीक है। ऐसे मतलब पैटर्न बना, अब देखो पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो, ये तीन चीज सेम रह रही, बस यही चेंज हो रहा है। तो बी की पावर 2023 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2023 आयोटा 0 और 1, ये आपका पी आ गया। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, तो डायगोनल को इंटरचेंज करोगे तो ये आएगा, साइन प्लेस। इनका साइन चेंज कर देना, वो बाहर इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका 1, ठीक है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। फालतू ना बना। क्लियर है यहाँ तक, तो अनम्यूट इसमें करो आपको ये कैसे पता चला कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स होगा?
एक्चुअली वो डायरेक्ट मैंने देख लिया था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया कि यहाँ पे जो ए है और उसका इनवर्स अगर निकालोगे दोनों सेम आ रहा, मतलब एडजॉइन इसका देखो, इसको निकाल के अलग से देख लो पहले। ए हमको क्या दिया हुआ है, ये, इसका भी इनवर्स निकालो या फिर इसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको क्लियर। यहाँ पे देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज का टर्म आ रहा था, तो इसको इसके ट्रांसपोज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको इसके ट्रांसपोज के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही आएगा आई के बराबर, ठीक है। सर लास्ट में फाइनली उसका इनवर्स भी निकालेंगे ना? हाँ इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज। ठीक है सर। जो अपन ने पी माना उसका इनवर्स वो निकाल लिया था मैंने, देखो ये पी निकाला, इसका इनवर्स अपन ने निकाल लिया, 12 आ जाएगा डिटर्मिनेंट उसका, ठीक है। ठीक है सर। देखो ये एक वेराइटी ये थी जो आपको मैं सिखा रहा था, ये जो पावर हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। एक वेराइटी आपकी एडजॉइन वाले आती है, ज्यादा इसमें है नहीं ज्यादा। देखो इसको मैं स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, देखो पूरे चैप्टर में एक वेराइटी आएगी मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशन मतलब वही ए स्क्वायर वगैरह देंगे, दो तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड वेराइटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन पे क्वेश्चन। थर्ड वेराइटी कौन सी थी अभी अपन ने, क्या था वो, हायर पावर में हायर पावर हायर पावर वाले क्वेश्चन। थर्ड वेराइटी क्या थी, हायर पावर। और फोर्थ आपकी आती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर कवर हो गए, बस इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंडीशंस ध्यान रखना, होमोजीनियस की और नॉन होमोजीनियस की, कि कब क्या पे कहाँ पे क्या अप्लाई करना। अभी आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। हायर पावर में आपको क्या करना है, बस पावर निकाल निकाल के देखते जाना क्या पैटर्न बन रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन में अगर दिक्कत है, ज्यादा एडजॉइन आ जाए तो उसको मैट्रिक्स मान लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर ज्यादा हायर पावर ज्यादा प्रॉपर्टीज याद नहीं, एक बेसिक प्रॉपर्टी भी अगर याद है तो उसको बी मान लेना। और मैनिपुलेशंस अगर देखो हो पाए तो कर लेना, नहीं हो पाए तो छोड़ देना। मतलब एग्जाम में ट्राई जरूर करना एक बार, अगर कुछ ना कुछ इक्वेशन बन रही है, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा तो बस। ये पूरा चैप्टर लगभग इन 4 वेराइटी में कवर हो गया, बस इनकी प्रैक्टिस कर लोगे अभी आपका मेंस लेवल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बस इन्हीं पे ध्यान देना, इन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला, हाँ एक ये क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, 5वीं वेराइटी, लास्ट 5वीं वेराइटी क्या है, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस ये 5 वेराइटी आपको पूरे इसमें याद रखनी है। और सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक को करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो गिवन कंडीशन को ध्यान से देखो, क्या बोला क्या है, ए सिमेट्रिक और बी और सी स्क्यू। और बी और सी बोलेंगे स्क्यू। तो हर बार आपको मैंने एक ही तरीका सिखाया है ऐसे सबके क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले गिवन कंडीशन उतार लो, सिमेट्रिक है मतलब यहाँ से गिवन कंडीशन बताओ क्या आएगी, ए ट्रांसपोज ए के ए इक्वल। ट्रांसपोज ए के इक्वल। हाँ ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ट्रांसपोज B माइनस equal माइनस बी के बराबर और सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर। तो ये 2 गिवन कंडीशन है, इनको पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अब इन्हीं का यूज करना है। अब जिसके बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में मैं पूछते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा, किसकी सिमेट्रिक, उसको नया मैट्रिक्स मान लो एम मान लिया। क्या मान लिया, एम। तो एम किसको मान लिया, एस1 को। ए की पावर 13, हमेशा यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, एक ही तरीका है। तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर मान लो ये वाला इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन आ जाए तो आपको करके आना है, गिवन कंडीशन को एनालिसिस करो और जिसका भी चेक करना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक उसको कुछ मान लो। अब उसका क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज। तो पूरे पे ट्रांसपोज चला जाएगा। तो जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने वो एडजॉइन सिखाया, सॉरी क्या सिखाया था आपको, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जैसा हर जगह अलग अलग हो जाता है, वैसे ट्रांसपोज को भी आप अलग अलग बांट देना। यहाँ पे जैसे ट्रांसपोज को अंदर भेजोगे तो इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। ए की पावर 13 बी की पावर 26 का होल ट्रांसपोज। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। अब फाइनल आंसर आपको चेक करना है कि एम ट्रांसपोज एम के बराबर आ रहा है माइनस एम के बराबर आ रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज प्रोडक्ट में क्या होता है,
सर अब पीछे वाला आगे आ जाता है बी हाँ और 26 इंटरचेंज आगे हो आ जाएगा, Reverse. क्या हो जाएगा, रिवर्स, बी की पावर 26 आगे आ जाएगा और ए की पावर 13 इधर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर ट्रांसपोज चल जाएगा, पावर और ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज पावर के भी अंदर आर पार हो सकता है, मतलब ए की पावर एन ट्रांसपोज है, बी की पावर एन ट्रांसपोज, पावर में भी इसको अलग अलग कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज की पावर 26, ए ट्रांसपोज की पावर 13, माइनस यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा। अब बी ट्रांसपोज की जगह, अब गिवन कंडीशन को अप्लाई करो, सारे ट्रांसपोज को हटा दो, बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी, बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा, माइनस अगेन ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, ठीक है। पावर इवन है तो नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस ये सेम बन जाएगा, ठीक है। अब m क्या माना था, ये माना था, अब इसको m के टर्म्स में लिखना है, तो पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लोगे, सॉरी, पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या, तो वापस माइनस m आ जाएगा जी, यस बताओ। तो यहां से हमारे पास क्या है, m ट्रांसपोज माइनस m, मतलब m कैसा होगा, क्यू इसके सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक m ट्रांसपोज को निकाल के m के बराबर आ रहा है, सॉरी माइनस m के बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो S1 तो फॉल्स हो गए, तो S2 को चेक करने की जरूरत है क्या, बताओ, डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3, सर एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, बाकी सब में S1 ट्रू दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन में भी फॉल्स दिया हुआ, देखो पहले ही निकाल के काम हो गया, सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है सबको, यस सर ठीक है। यस तो सर देखो ये बस ये 5 ही वेराइटी है ज्यादातर केस में, ये 5 वेराइटी को अगर आप ढंग से सॉल्व, यहाँ पे 5 ही लिख देता हूँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो ये थोड़ा एक क्वेश्चन एक और आया था मैनिपुलेशंस वाले पे, इक्वेशंस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी मैट्रिक्स इक्वेशन पे, ठीक है, ट्राई कर लो चलो एक बार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका भी। अल्फा एंड बीटा रियल नंबर, कंसीडर 3x3 मैट्रिक्स ए सच दैट, कंडीशन में उतार देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा इंटू आई, और दूसरी इक्वेशन गिवन ए की पावर 4 इक्वल टू 21a प्लस बीटा इंटू आई। तो पूछा अल्फा और बीटा क्या होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन, एक बार सब लोग ट्राई करो और डिस्कस करो कैसे करते हो आप लोग। सर इन दोनों को डिवाइड कर दें क्वेश्चन को। ना ना डिवाइड नहीं करना, मैट्रिक्स से, सर ए की मैट्रिक्स, पावर 4 को ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख लेंगे और फिर ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ट्राई कर लो, उससे देखो उससे हो रहा है क्या, एक बार तरीका अपनाओ, फिर सब लोग अपने अपने तरीके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक बार फाइनल आंसर निकालो सब लोग, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अपना मेथड अपनाने की कोशिश करो जो भी आपको सही लगता है, और फिर अगर आपका आंसर आता है तो आप डिस्कस कर लो। बस वही है, यहाँ पे इक्वेशंस का ही सब खेल है, मैनिपुलेशंस कर करके देखो क्या हो सकता है, अल्टीमेटली दो दो अननोन है यहाँ पे। सर हम किसी चीज को अगर कभी आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे ए इंटू आई करते हैं तो क्या होता है। वो ए के बराबर ही आ जाता है, आई को 1 ट्रीट कर लो, 1 जैसा, जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू आई है ना, तो मतलब खैर वो तो अलग है, लेकिन ए इंटू आई करोगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा।
और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऑर्डर ध्यान रखना। एलएचएस में अगर आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो आरएचएस में भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा, और पीछे से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे की तरफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूट सर मल्टीप्लिकेटिव कम्यूट नहीं होता है। क्या कह रहे हो? ए स्क्वायर को ए की पावर 4 में पुट कर ले। हाँ करो करो, मुझे आइडिया, आप अपना तरीका अपनाओ, मुझे फाइनल आंसर बताओ आ रहा है क्या। तरीके अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो वो दूसरा तरीका अपनाना, ट्राई तो करो, जो आपको सही लगता है उससे ट्राई करो। वो बताओ क्या आंसर आ रहा है। अल्फा और बीटा दोनों निकालना, अल्फा कितना आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है, दोनों मुझे बताना कि अल्फा की वैल्यू ये आ रही है, बीटा की वैल्यू ये आ रही है। थोड़ा सा देखो ये मैनिपुलेशन वाले थोड़ा अजीब रहते हैं, बस इसमें थोड़ी मतलब यही है कि अगर लॉजिक क्लिक करके तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ना एग्जाम में भी लास्ट के लिए रखना, अगर आपके पास टाइम बच जाता है करने। अल्फा टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 आ रहा है। अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है -1। 1। और बीटा? -8। ठीक है, एक आंसर आया -1 और -8। सर 1 आ रहा है बाकी सर, लोग भी अल्फा निकालो, प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, चेक करो, क्रॉस चेक करो वापस भी, एक बार वापस चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। किया ट्राई? देखो ए की पावर 4, इसको ही सिंप्लीफाई करो, फिर देखो इसके साथ कंपेयर करके पता कर सकता है। हाँ कोई करेगा डिस्कस के सॉल्व करूं मैं? बीटा इक्वल टू एनीवन? -8 आ रहा है सर, बीटा इक्वल टू -8। हाँ बीटा -8 आ रहा है, अल्फा -1 आ रहा है, ठीक है, कोई करना सर चाहेगा डिस्कस? सर बताओ क्या किया। सर ये जो a की पावर 4 है, इसे a स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे a स्क्वायर की पावर सब्स्टिट्यूट करी, फिर उसका होल स्क्वायर खोल दिया। अच्छा अच्छा होल स्क्वायर भी a कैसे खोलते हो? स्क्वायर मुझे बताओ, ये a स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका स्क्वायर कैसे खोलेगा मैट्रिक्स में, सब बताओ। सर a plus b into a plus b। हाँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यस इसको सर। जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2ab मत कर देना इसको, ये बहुत बार गलती हो जाती है जल्दबाजी में। ए बी और बी अलग अलग चीज होती है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको अगर ओपन करोगे तो, ठीक है। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैनिपुलेशंस करी आपने, जैसे ये हमको गिवन था, इसमें रखा सर क्या ऐसे आपने, ऐसे सॉल्व करा, ठीक है, चलो 3a होल प्लस स्क्वायर खोला अल्फा आई यहाँ पे। इंटू 3a प्लस अल्फा आई, रख देख लेते, ये आपने रख दिया यहाँ पे, और ये हमको दिया था 24 प्लस बीटा आई, ठीक है। सर जब मल्टीप्लाई करी तो सर यहाँ पे ये a स्क्वायर आ रहा, तो a स्क्वायर की जगह वापस ऊपर वाला पुट कर दी इक्वेशन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो देखो 3 हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा इंटू ए, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा इंटू अगेन ए, है ना, यही आएगा देख लेना, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई, आई इंटू आई वापिस आई के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई। अब इसको ऐसे कैसे रहने दिया, अब यहाँ पे देखो दो टर्म है, 20a है और i है, ए का कोफिशिएंट 21 है, आई का कोफिशिएंट बीटा है, तो इसको भी अपन वैसे निकालने की कोशिश करते हैं। फाइनली इधर भी मुझे ए के टर्म्स मिला था, अगेन ए स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे, तो 9 ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 3a प्लस अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। सर हाँ बोलो। सर आपने 3 अल्फा और 3 ए अल्फा लिखना चाहिए था, आपने दोनों बार सेम ही लिखा और आपने आईडी करा, तो फिर वो तो दिक्कत होगी ना। क्या हुआ? सर आप कह रहे थे ना कि हम 2 नहीं कर सकते, तो आपने तो 3 अल्फा और 3 अल्फा ही 2 लिखा है। ये तो सेम है ना,
यस देखो यहाँ सर। पे, एक मिनट चेक, ये अल्फा तो कांस्टेंट आपका वेरिएबल है, वो है, मैट्रिक्स थोड़ी है। अच्छा मैट्रिक्स में नहीं कर सकते हैं, कैसे हाँ कर सकते हैं? मैट्रिक्स में, यहाँ पे ए इंटू बी मैट्रिक्स है ना, ए इंटू बी, बी इंटू ए, दो मैट्रिक्स है। यहाँ पे अल्फा तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। तो ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। अल्फा स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर इसको कंपेयर कर। हाँ आप कंपेयर वगैरह कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी लोगों का आया आंसर? हेलो, नो सर। नहीं आया? ठीक है चलो इसको देख लो। 27A, यहाँ से क्या क्या आ रहा है, प्लस 6 इसमें अल्फा इक्वेशन ए। एक बन रही है, आप ठीक है, और इसमें यहाँ हो पे देखो जाएगी 9 20। अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई। लिख लो एक मिनट, 9 अल्फा इंटू आई प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू आपके पास आ रहा है 21A प्लस बीटा आई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लेना। ए अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 27 प्लस 6 अल्फा कांस्टेंट में। फिर 27 यहाँ आई, 27 आई। हाँ 27 आई प्लस 6 अल्फा, और यहाँ से अगर आप क्या कॉमन ले लोगे, आई कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कांस्टेंट में 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा कांस्टेंट है ना ये, तो आई थोड़ी बचेगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लो। ए के साथ क्या दिया हुआ है, 21, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देना। ये आ रहा था। यस सर। ठीक है, और आई के साथ क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट बीटा, तो इसको बीटा से बराबर कर देना। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 9 अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा की जगह -1 रख देना, -8, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या सर किया अपन ने, ए स्क्वायर को ही रखते गए ए की टर्म्स में इक्वेशन निकाली, एलएचएस और आरएचएस में ए और आई का कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। एक बार घर जाके वापस ट्राई कर लेना, जो इक्वेशन गिवन था उसमें ए की पावर 4 था, तो उसको तोड़ा अपन ने ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, वापस ए स्क्वायर का टर्म रिप्लेस किया, तो फाइनल इक्वेशन ए के टर्म्स में और आई के टर्म्स में निकाल ली। और फिर दोनों दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में ए का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, वहां से अल्फा और बीटा आ गया। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान ही है, बस घर जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको वापस ट्राई कर लेना जिसको नहीं आया। क्लियर है? सर जो ठीक आप है, पहले मेथड से बता रहे थे एक बार उससे बता दीजिए। कौन सा ए प्लस मेथड? बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके। नहीं नहीं, मेथड नहीं बता रहा था मैं, बस ये बता रहा था कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मत कर देना, ये बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे करा कुछ ओके नहीं, इन सर। दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, बस मैं इसको यहाँ पे अलग से ये बता रहा था कि इस मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब दो मैट्रिक्स को अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी ये तरीका सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले भी एक बार आया था जेई में, और सेकंड टाइम फिर से रिपीट हुआ है, 2019 और 2023। सर मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, मेरी शिफ्ट में आया था, थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा था इसलिए। आसान था क्वेश्चन बहुत ही, वही मैंने कहा था, क्वेश्चन को देख के मत छोड़ा करो, ट्राई करा करो। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या वर्ड आया था, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इनवर्स निकाल सकते हैं। जिसका इनवर्स निकल डिटर्मिनेंट सकता है। नॉन सिंगुलर। हाँ, जिसका इनवर्स निकल सकता है, और जिसका भी इनवर्स हम निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और इस पूरे का डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो करना और देखना क्या इक्वेशन आ रही है, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब आपको इसको यहाँ पे दिखने में अजीब था, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अब ट्राई करो। इन्वर्टिबल जब भी आए बस अब दिमाग में छाप लेना, इन्वर्टिबल वर्ड जब भी वर्ड आए तो आपको डिटर्मिनेंट उसका क्या करना है, नॉन जीरो, और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ई की पावर टी कॉमन। हाँ कॉमन लो लो, अपना अपना सब ट्राई करो, देखो फाइनल क्या बन रहा है, नॉन जीरो, फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन में से ये आपको पता करना है। सॉरी टी, एक्स नहीं टी। करो ट्राई करो।
इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करना है। अब डिटर्मिनेंट से कॉमन आप निकाल सकते हो। फर्स्ट कॉलम में से e की पावर t, सेकंड कॉलम में से e की पावर माइनस टी, थर्ड कॉलम में से भी e की पावर माइनस टी। और जब भी 3 1 क्रिएट हो तो 2 1 को 0 बना देना। सर ये तो मैट्रिक्स है ना, डिटरमिनेंट थोड़ी है। डिटर्मिनेंट बना दो ना। इसका कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इन्वर्टिबल की, वही तो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इसको a माना और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करना है। ओके डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 1 है तो इन 2 1 को 0 बना देना। कैसे 1 बनाओगे? R2 को चेंज कर देना R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज कर देना R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसी कैसी? दिस माइनस दिस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस, कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। ये आ रहा है क्या? ठीक है। सर आपने R3 माइनस R1 किया है। हाँ, R3 माइनस R1 करना था ना, मैंने क्या कर दिया? R2 से माइनस कर दिया। R3 माइनस R, अच्छा ये माइनस आएगा तो माइनस साइन टी प्लस ये आ जाएगा दिस माइनस दिस। सही है ना? ठीक है। अब इसके अबाउट ओपन कर देना, तो ये ओपन करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो अपना फाइनल क्या आएगा? e की पावर माइनस टी, ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट चेक कर लेना है कैलकुलेशन मेरी। साइन टी प्लस 3 कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 3 साइन टी प्लस कॉस टी। इसके अबाउट ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। 1 के अबाउट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। 3 साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन प्लस 3 कॉस नॉट इक्वल टू 0। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये अंदर जाएगा e की पावर माइनस टी। थ्री कहाँ से आया? क्या हुआ? कहाँ पे 3 कौन सा है? 3 sin t माइनस cos t। माइनस किया ना, ये दो ऑपरेशन लगाए। तो 3 कहाँ से है साइन के कोफिशिएंट में? अच्छा सर ठीक है। चेक करो। अच्छा ये सही तो आ रहा है कि सही नहीं आ है। रहा? बाकी लोगों का ये आ रहा है कि मेरी मिस्टेक है? बताओ जल्दी से। आपकी इक्वेशन ठीक है यही बन रही है कि कुछ और बन रही है? सर, ये अरे बाकी लोग कुछ कर रहे हैं कि सब क्या है? क्लास में कोई है कि भी नहीं? सर सही है ये। ठीक है, ठीक आ रही है। करो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करो। सर बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर यहाँ पे
साइन टी प्लस 3 cos t कैसे है सर, एक बार बता दो। ये दो रो ऑपरेशन करो, ट्राई करो खुद से। R2 माइनस R1, R3 माइनस R2। पहले तो e की पावर t कॉमन ले लेना, फिर दोनों रो को माइनस करो तो यही आएगा। कैलकुलेशन करो खुद से एक बार। R2 माइनस R1, R2 को R1 में से माइनस करो और R3 को R1 में से माइनस करो तो यही बन जाएगा। ओके सर। सर इसमें R होगा? हाँ R होगा, ऑल रियल नंबर। सर मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व किया था ना, हम्म तो मेरा पूरा डिटर्मिनेंट मतलब खत्म हो गया था, सिर्फ उसकी वैल्यू आ गई थी -2। अच्छा, सब कुछ कट पिट गया था क्या? तो यस सर, कैसे कट पिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर मैंने रहे हैं ना। मैंने स्टार्टिंग में ही सर, जहाँ पे आपने पहले ही निकाल लिया है ना e की नहीं, पावर अगर t, आप e की पावर -t, e कॉमन की अगर पावर नहीं भी -t। निकालोगे उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। डिटरमिनेंट तो वही आएगा ना। आप कॉमन नहीं भी निकालोगे तो कैलकुलेशन तो यही रहेगी। तो अगर मान लो आपका सब कुछ कट पिट जाएगा तो यस यहाँ सर। पे भी कट पिट जाना चाहिए। कैलकुलेशन अलग थोड़ी आएगी। ये देखो e की पावर t कॉमन भी निकालोगे तो भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू तो वही आना चाहिए ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वहां पे होगी वही कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। तो ये कैलकुलेशन आपकी कितनी आ रही है देख लो फटाफट। तो ये बन जाएगा 3 ओके साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस प्लस 3 3 9 साइन इंटू कॉस। इसको हटा रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। आपको समझ में आने मैंने क्या किया, इसको डिटरमिनेंट को नॉन जीरो कर दिया, e की पावर -t बाहर बचा हुआ था और अंदर मुझे बताओ फाइनल इक्वेशन क्या बन रही थी, एनीवन जिसने सॉल्व किया। सर 3 + 10 sin t cos t। 3 प्लस 10 sin t cos t। साइन टी इंटू कॉस टी। सर +3 - 10 sin t cos t। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड यार फिर अटक गया है। अच्छा यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है क्या वो कभी भी 2 × 2 नॉन जीरो क्वांटिटी है। एक सेकेंड, ठीक है। आपका आंसर क्या आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर आया, मैं तब तक इसको सही कर रहा हूँ। सर ये क्या है? हाँ फर्स्ट ये जैसे हम 2n + y लेते हैं वो ऐसे ही n कोई हाँ, कांस्टेंट ओके ही है ना, वो वाला जैसे के हम n लेते हैं। जनरल वैल्यू। सर अंदर 6 बच रहा है बस। आपका देखो e की पावर -t नॉट इक्वल टू 0। e की पावर t कभी भी 0 हो सकता है क्या? सर स्क्रीन स्क्रीन रुक गई। हाँ एक मिनट वापिस कर रहा हूँ। e की पावर t कभी भी 0 हो सकता है क्या? एक्सपोनेंशियल नो फंक्शन सर। ये कभी भी 0 नहीं होंगे, इसलिए t की वैल्यू वैल्यू कुछ भी रखो, e की पावर t का एक्सप्रेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। वापिस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, एक मिनट रुक जाओ। e की पावर t कभी भी नॉन जीरो आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आप इसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, एक बार इसका कैलकुलेशन पूरा कर लेना। अभी मिट गया है पूरा, वापस सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो। दो ब्रैकेट बनेंगे, e की पावर -t और एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ब्रैकेट। तो ये वहां से आपके पास फाइनली ये आएगा e की पावर -t नॉट इक्वल टू 0। और ये तो ऑलवेज ट्रू है, आप t को कुछ भी रखो ये चीज कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखो ग्राफ कैसा होता है, ये कभी भी ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। तो इसलिए क्या बचेंगे, t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। टी को आप कुछ भी रखो ये ऑलवेज क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। मतलब ऑलवेज क्या है, इन्वर्टिबल। मतलब टी की हर वैल्यू के लिए ये डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, एक दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो आ रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा वो भी नॉन जीरो, और बाहर जो ब्रैकेट था e की पावर -t वो भी नॉन जीरो, वो तो ऑलवेज नॉन जीरो होता है। तो हम टी की वैल्यू कुछ भी रखें ये ब्रैकेट हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। घर पे जाके एक बार और ट्राई कर लेना। तो ये चीज तो सर क्वेश्चन में भी लिख रखी है कि t बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ तो सॉल्यूशन से भी वही आया ना। सर क्वेश्चन किस में तो पर हमको ये करवाया? बोला, क्वेश्चन में तो हमको इसलिए दिया ताकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री में रख रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स ना माने। रियल नंबर में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, चारों ऑप्शन रियल ही है। अब रियल में कौन सा आएगा वो आपको चेक करना था। अब उसमें सारे ही रियल आ रहे हैं, अच्छा मल्टीपल नहीं अच्छा आ रहा है। अच्छा। ठीक है, अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ बन जाता, मान लो सिर्फ आपका बचता साइन टी फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में, तो साइन टी बचता, तो फिर टी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना के लिए साइन टी के अपन एन पाई नहीं रख सकते थे, राइट, अगर वैसा कुछ बनता तो। ठीक है, चलो ठीक है।
एक ये भी ट्राई कर लो। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, देन दिस इनटू दिस, ये अगर इक्वल है, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज एस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कर लो कोशिश एक बार खुद से। दोनों से डिटरमिनेंट निकाल ले, इसमें जो दे रखी है। करो करो, ट्राई करो, जो सही लगता है पूछो मत, अपनी तरफ से आपको जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो ट्राई करो। सही गलत का डिसीजन एग्जाम में आपको ही लेना होगा, इसलिए अभी खुद से कोशिश करो। मुझे चाहिए कि एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए और अल्फा और बीटा चाहिए। मतलब ए मैट्रिक्स से पता करना ही पड़ेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए। जिसका आंसर है डिस्कस कर सकते हैं। सर ए तो जीरो मैट्रिक्स आ रही है। ए जीरो नहीं बेटा, ए जीरो नहीं आ रहा होगा, वापस चेक करो। वैसे भी तो उसका सर ट्रेस तो एस है, तो मतलब फिर तो पूरा आंसर जीरो हो जाता ऐसा होता तो। हम्म, नहीं नहीं जीरो नहीं आएगा, डिटरमिनेंट भी तो 2 दिया हुआ है। करो करो, ट्राई करो, जिसका आंसर है बताना। हम्म, करे सॉल्व क्या हो रहा है? तो कर रहे हैं अभी तो, लेकिन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया तो ए को कुछ मान लेना, नहीं समझ में आया तो देखो 2x2 मैट्रिक्स मान लेना, क्योंकि इधर भी 2x2 ही आ रहा होगा, तो ए बी सी डी मान लेना या तो, और फिर देखना अगर आ रहा है अननोन्स तो। और सर इसका ट्रांसपोज भी सेम ही आएगा, तो मतलब इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम ही है। किसका ट्रांसपोज सेम आ रहा है? ए का, क्योंकि वो सिमेट्रिक है ना, तो उसके बी नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। हाँ ठीक है, सिमेट्रिक है तो अपन और आसान हो जाएगा, सही है। तो सिमेट्रिक है तो आप क्या मान लेना इसको, नॉन डायगोनल एलिमेंट को सेम मान लेना। तो इसको ए बी मान लो, इसको सी सी मान लो। मान के अगर देख के करते ट्राई, उससे कुछ आ रहा है क्या? सर अल्फा की वैल्यू 3 आएगी। अल्फा की वैल्यू, एक सेकेंड, 2/3 आ रही है। अल्फा नहीं, वापस थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो। तो 3/2 आ रही है। 3/2, अल्फा 3/2। यस सर। और सर बीटा 3 आ रही है। हाँ बीटा 3 आ रही, वेरी गुड। एस भी निकाल लो।
हुआ सॉल्व। चलो देखो फटाफट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो 3a प्लस 3c/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3c प्लस 3b/2 इक्वल टू 1 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कंपेयर वगैरह करोगे तो इक्वेशंस में दो क्या क्या चीजें आ जाएगी आपके पास। सर अल्फा इक्वल बाय 2 आ जाएगा। 2a प्लस सी, हाँ एक सेकंड चेक कर लेते, 2a प्लस सी इक्वल टू 1 और 2c प्लस बी इक्वल टू 2, और ये अल्फा और बीटा के बराबर है। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन, और इक्वेशन कहाँ से आएगी, डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है 2, तो डिटर्मिनेंट अगर 2 है तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी कि ए बी माइनस सी स्क्वायर 2 के बराबर है, और ये इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन ये। तो देखो यहाँ से अगर अपन चाहें तो सी की वैल्यू, सी की जगह कितना आ जाएगा -2 है, सी की जगह कितना आ जाएगा -2 है, और यहाँ से बी की जगह कितना आ जाएगा, सर 1 - 2 है ना। हाँ सॉरी सॉरी 1 - हाँ 1 - 2 है, और ये हो जाएगा 2 - 2c। ठीक है, तो यहाँ से अपन ए ही निकाल लेते हैं ताकि सबको सी के टर्म्स में लिख देंगे। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 1 - c/2, और यहाँ से बी आ जाएगा 2 - 2c। ये अब यहाँ पे पुटअप कर दो उस इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में अगर आप पुटअप करोगे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर है। तो ए इंटू बी करोगे तो चेक कर लेना है ना कैलकुलेशन, 1 - c का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, यही आ रहा था क्या आपका भी, हेलो मैंने आ रहा ऊपर था ये। नीचे मैंने इसमें पुट नहीं किया था। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 उधर चल जाएगा, तो -2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1/2, -1/2 आ रहा था क्या, हेलो। यस सर। ठीक है, तो -1/2 आ गया, ये जो मैंने सी माना था सी -1/2 आ गया, बची हुई चीज आप निकाल लो, बी ए और बी भी आ जाएगा। अब तो ए और बी आ जाएगा तो पूरा ही आपका वो आ जाएगा ए। आप कर लोगे सॉल्व, हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन जो आपको कराए मैंने सर ये इन्हीं की आज आपने प्रैक्टिस कर लेना। हम्म, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ। सर जो आपने ए मैट्रिक्स माना है उसे ए सी सी भी क्यों माना है? ये हमको क्वेश्चन बोला था सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ए बी मान लिया और इन दोनों को सी सी मान लिया, सिमेट्रिक क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। ये माने तो इससे कैलकुलेशन तो मतलब अननोन सिर्फ 3 ही बचे मेरे पास, ए बी और सी, तो उससे जल्दी जल्दी हो गया, नहीं तो 4 अननोन होते तो बहुत प्रॉब्लम होती, होता ही नहीं सॉल्व। अननोन 3 थे और इक्वेशन भी 3 थी, 3 अननोन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू पुटअप कर दी तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा, फिर बची हुई चीजें आ जाएगी। ठीक है, इन सबको घर पे ट्राई कर लेना। चलो एक एक ही वाला ट्राई कर लो जल्दी से, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन और ट्राई करने, बस 15 मिनट की और क्लास है, फिर आप वाली लीव कर लेना। ठीक है, 15 मिनट और सब रुके रहना। एक बार ये क्वेश्चन सब लोग उतार लो, स्क्रीन को हटा रहा हूँ। हेलो जल्दी बोलो क्या हुआ। तो उसमें ए की वैल्यू क्या आई थी 1/4। नहीं, ए फाइनल को आंसर छोड़ रही 5 है आ रहा है, फाइनल आंसर 5 आ रहा है, आप घर पे आप सॉल्व कर लेना उसको, फाइनल आंसर लिख लो 5 और चेक कर लेना घर पे। उस पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार उतार लो, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। उतार लिया गया क्वेश्चन सबने ये वाला। यस सर। ठीक है, बस थोड़ी देर 15 मिनट और रुक जाना, जाना मत, मेरे को 2 3 क्वेश्चन और वेराइटी बस वो कवर करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद बस वो स्टार्ट कर देंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स adjoin of 2 into adjoin of 2a inverse is 2 की पावर 84, तो n की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऑर्डर क्या होगा। तो जैसा कि आपको मैंने समझाया था, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आप इसको कुछ मान लो तो आपको क्वेश्चन थोड़े इजी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मान सकते हो, या तो इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो बी, तो इस पूरे को बी मान लेना, सबसे पहले मान लो इसको मैट्रिक्स क्या बोलते हैं बी, तो यहाँ पे लिख लेना लेट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडजॉइन ऑफ 2a इनवर्स। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ, इस पूरे को आपने क्या माना बी, तो एडजॉइन ऑफ बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 की पावर 84, कितनी गिवन है 2 की पावर 84। अब एडजॉइन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, बी डिटरमिनेंट ठीक है, पावर n-1। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर, सबका मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा n-1 इक्वल टू 2 की पावर 84। ठीक है यहाँ तक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बारे में सोचना है। ठीक है, अब वापस नया क्वेश्चन क्या कहोगे, यहाँ ये इक्वेशन बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ किसके बारे में सोचना है, बी के बारे में। तो देखो बी किसको माना था, बी को अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी हमने माना था ये। अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइन ऑफ 2a इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो n क्रॉस n है, तो जो 2 बाहर बन के आएगा, तो ये 2 कैसे बाहर आएगा, 2 की पावर n, मैट्रिक्स 2 की पावर n, पावर का हर n रो में से minus 2 1 कॉमन कॉमन नहीं, 2 कांस्टेंट बाहर कैसे आता है, किसी भी डिटरमिनेंट से कांस्टेंट कैसे बाहर आता है, 2 की पावर n बन के ही बाहर आता है, पावर n क्योंकि वो पूरे मैट्रिक्स में से हर रो में से 2 क्या आएगा कॉमन, और 2 की पावर n बन के क्या आएगा बाहर, तो कांस्टेंट तो हमेशा ऐसे ही निकाला करो। और अंदर क्या बचेगा, एडजॉइन ऑफ 2a इनवर्स। ठीक है, अब ये जो 2a इनवर्स है, इसको आप चाहो तो कोई छोटा सा मैट्रिक्स सी मान सकते हो। Shit. ये जो 2a इनवर्स है, इसको आप कुछ भी या तो सी मान लो, क्या मान लो सी। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसान दिखेगी। तो एडजॉइन ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट की पावर कितनी होती है, n-1। किसी का भी एडजॉइन, वापस वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, समझ में आ रहा है। किसी का भी एडजॉइन क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1। हेलो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सर आप जो इसमें लेट कर रहे हो बी और सी, आप आपने इनके ऑर्डर एन ही लिए दोनों के। हाँ, सबका ऑर्डर n n ही क्रॉस होगा n ना, आप खुद सोच के देखो, अगर मान लो ए का ऑर्डर n है, तो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा n, और उसका एडजॉइन का भी ऑर्डर क्या होगा n ही होगा, उसमें थोड़ी चेंज होगा कुछ। ठीक है, यस अगर ए का ऑर्डर n है, तो इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा n क्रॉस n, उसका एडजॉइन लोगे तो भी ऑर्डर क्या रहेगा n क्रॉस n ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास ये है, तो 2a इनवर्स को सपोज आपने मान लिया c, क्या मान लिया c, आपको कंफ्यूजन हो तो जगह 2 की पावर n एडजॉइन ऑफ c, एडजॉइन ऑफ c का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ c की पावर n-1। ठीक है, अब आप इस c की वैल्यू पुटअप कर देना, तो c की जगह क्या आ जाएगा ये, तो 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c, मतलब ट्वाइस ऑफ a इनवर्स की पावर n-1। तो अब तो क्वेश्चन कहां तक आ गया अपना, इस पूरे डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू ये आ रही थी, इसको मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। ये जो b की वैल्यू आई है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू आई है, इसको मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, 2 की पावर n इंटू ट्वाइस ऑफ a की पावर -1 की पावर n-1 और उसकी होल पावर। ये डिटरमिनेंट ऑफ बी पुटअप कर दिया, ये किसका पुटअप कर, डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो ध्यान से, ये 2 कांस्टेंट है। ठीक है, ये यस 2 सर, बाहर आ जाता है। कांस्टेंट इस डिटरमिनेंट के बाहर आएगा, तो 2 की पावर n बन के बाहर आएगा, और ऑलरेडी उसकी होल पावर भी कितनी n-1 है। यस सर। ठीक है, देखो पहले तो देखो ये क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी जैसे कोई कांस्टेंट होता है, ये डिटरमिनेंट के अगर बाहर आएगा, तो 2 की पावर n बन के बाहर आएगा। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ यहाँ पे था। तो ये 2 की पावर n बन के बाहर आता, किसी भी से डिटरमिनेंट से अगर कांस्टेंट को बाहर निकालना तो 2 की पावर n बन के वो बाहर आता, हमेशा ध्यान रखना। तो ये भी अब इसकी होल पावर कितनी है? n-1 है। इसकी होल पावर कितनी है? n-1। तो ये 2 की पावर n इंटू n-1 बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर n ऑलरेडी था। सर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, अगली स्टेप में वही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स के ऊपर एक n की बार -1 हो रहा है। हाँ वो लगा रहा हूँ, एक सेकंड, जगह कम पड़ रही है, इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सर एक बार ये बाहर लिया आपने जो 2 एक बार दोबारा बताना। ठीक है, एक मिनट। यहां तक समझ में आ गया था आपको? यस ये सर। जाया था n-1 आ गया था। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे की वैल्यू, फिर हैंग हो गया है। इससे तो अच्छा, खाली 2 की पावर n-1 बाहर आना चाहिए ना, n इंटू n-1 कहाँ से आ गया? अरे एक मिनट बता रहा हूँ यार, ये साला आज पता नहीं लैपटॉप में क्या दिक्कत आ गई। हाँ चलो अब सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया था एक्चुअली। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आया था? बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ गई थी ये। क्लियर है यहाँ तक? यस ये सर। आया था ना? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आई थी 2 की पावर n इंटू डी। इसको भी आप बाहर ले लो, एक काम करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इंटू ए इनवर्स की पावर n-1, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ रहा है। ठीक है, यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, यहाँ तक तो यही आ रहा था। ठीक है, अब देखो ये जो 2 कांस्टेंट है, ये डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा। इस डिटर्मिनेंट के बाहर आकर 2 की पावर n बनता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब उसकी होल पावर एक और 2n-1 में, देखो ये बाहर आएगा तो, देखो ये बाहर आएगा तो 2 की पावर n बनता है, और उसकी होल पावर कितनी है? इसको ब्रैकेट बना लो एक और, तो आपको क्लियर होगा। इसको पहले बाहर निकाला, और होल ब्रैकेट n-1। ठीक है, तो 2 की पावर Yes, n, अब ये पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर n इंटू n-1, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। n-1। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा इसके साथ, तो देखो ये पावर सब ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होके n प्लस n इंटू n-1, इंटू n-1। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, अब a कितना दिया हुआ है 2, तो 1 अपॉन 2 की पावर n-1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब 2 की पावर n-1 ये, अब पावर डिवाइड में तो क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट। क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट। तो देखो ये ध्यान से, इसको मैं वापस नीचे हटा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर हो जाएगी सर यहाँ पे। n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ n-1। ठीक है, सर ये ए कैसे 2 हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 यार क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां तक सही है ना? n प्लस n स्क्वायर माइनस n पूरा n स्क्वायर आएगा माइनस प्लस +1 होगा। +1। हाँ ठीक है, माइनस ऊपर जाके माइनस हो गया, n और n कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बचा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, यही आ रहा था। यस सर। हाँ, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया। अब इसकी पावर भी n-1 है, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 की पावर n-1 इक्वल टू 2 की पावर 84। अब आपको इन पावर्स को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, नहीं तो इसको प्रॉपर्ली अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार आप घर पे आप ट्राई कर लेना, कुछ नहीं मानना है, बस इसको बी मानना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, वापिस से सिंप्लीफाई करना, 2-3 जगह बस कैलकुलेशन करनी, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो n की वैल्यू 5 आएगी। n के लिए मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको बाद में। देखो दो ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ध्यान रखो सब लोग। एडजॉइन ऑफ a जो होगा n-1, कभी भी कोई कांस्टेंट है वो k की पावर n बन के बाहर आएगा, उसका ऑर्डर अगर n है तो।
ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कांस्टेंट अगर बाहर आता है डिटर्मिनेंट k की पावर n बन के बाहर आता है, और किसी का भी एडजॉइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, इन्हीं दो प्रॉपर्टी को यूज करके पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। दुकान के ठीक है, तो आप लोग है ना काम करना, बचे हुए क्वेश्चन को घर पे एक बार ट्राई कर लेना, इनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सर एक बार क्रैमर्स रूल बता दो। एक मिनट देखो, चलो मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार, ये वापस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्रैमर्स रूल, सर डी नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपल डी नॉट इक्वल टू 0 को एक ही सबको ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब भी आए डी नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट, ध्यान रखो बस। ठीक है, इसके अलावा डी अगर 0 के बराबर है तो फिर आप dx dy dz इक्वल टू 0, अगर ये भी 0 ये भी 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगेन कंसिस्टेंट। डी 0 है और एनी वन ऑफ द dx dy dz कोई भी एक अगर नॉन जीरो है तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। सिंपल, बस ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डी क्या है यहाँ पे? डी वही ना एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होता है उसका डिटर्मिनेंट डी। देख लो फटाफट, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस इसको वाइंड अप करते हैं, बहुत देर हो गई आज क्लास। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोला है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है? डी बी 0, dx dy dz वो सारे के सारे क्या होते हैं? 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ये कंडीशन है। और नो सॉल्यूशन आता तो डी 0 dx dy में कोई भी एक नॉन जीरो कर देते। ठीक है, सर एक वो दूसरा भी तो रहता है जिसमें हम सिर्फ ए ही लेते हैं, ए को 0 करते हैं और फिर उसके बाद जॉइंट ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बहुत करते लेंदी हैं। जाती है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में है वो उससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, इसलिए वो वाला तरीका अपन नहीं अपना रहे। इससे आपकी जनरली कैलकुलेशन क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, तो आपको ये तरीका अपनाना है। क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा सर, हम कर लेंगे खुद ही। ठीक है, ट्राई कर लेना। हो ये जाएगा। मेरा आज लैपटॉप पूरा ही दिक्कत दे दिया, आज क्लास में पूरा एकदम कंसंट्रेशन बिगड़। कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलो आप ये घर पे ट्राई कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना अपने अपने आंसर। ठीक है, ओके। सर क्लास में ग्रुप में कहा था कि ये वाला क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, वो वाला क्वेश्चन। यही था एक्चुअली, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही मुझे करना था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो करवा के मुझे करवाना था।